This is chapter 3rd of class 7th, that is fiber to fabric. Firstly, we have to know about the term fiber, that what is fiber. Fiber एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, इन सबको हम फाइबर बोलते हैं, जिससे हमारे पास कपड़ा बनकर तैयार होता है, उस मटेरियल को हम फाइबर बोलते हैं। और फैब्रिक, जब उस मटेरियल को यूज़ कर कर हमारे पास जो चीज़ तैयार हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कॉटन क्लॉथ तैयार हो जाता है या सिल्क की साड़ी हमारे पास तैयार हो जाती है, तो उसको हम फैब्रिक बोलते हैं, मतलब कपड़े को हम फैब्रिक बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने क्लास 6 में कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ा होगा जो हमें प्लांट से मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट द वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो वूल और सिल्क के फाइबर्स होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शीप और याक। जो हमारे पास वूल होती है वो हमें शीप या याक के हेयर से मिलती है। सिल्क फाइबर केम फ्रॉम ककून ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क फाइबर है वो हमें ककून से मिलता है। सिल्क मोथ मतलब सिल्क का जो बनाने वाला कीड़ा होता है उसके हमें ककून से मिलता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वैसे तो डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स द फाइबर। क्या आपको पता है कि किस बॉडी पार्ट से हमें किस बॉडी पार्ट से हमें फाइबर मिलता है। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स कन्वर्ट इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट टू नीट स्वेटर्स। क्या आपको पता है कि किस तरह ये फाइबर्स को कन्वर्ट किया जाता है एक वूलन यार्न में, मतलब वूलन धागे में, जिससे हम अपने स्वेटर्स बनाते हैं यूजुअली जो हम ख़रीदते हैं अपने मार्केट से। तो वो किस तरह बनता है उसके प्रोसेस को हम जानेंगे अभी इसमें। डू यू नो एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़। क्या आपको पता है कि जो सिल्क फाइबर है वो किस तरह सिल्क में कन्वर्ट होता है जिसकी हम बाद में साड़ीज़ बनाते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर देंगे, मतलब हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल फाइबर में भी हम सबसे स्पेसिफिकली हम वूल और सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। वूल केम्स फ्रॉम द शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो वूल है वो हमारे पास यूजुअली शीप, गोट या याक के एनिमल्स से हमें मिलती है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर द हेयर ऑन देयर बॉडी। जो ये जिनसे हमें वूल मिलती है एनिमल से, उन्होंने उनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं जिनसे हमें ये वूल मिलती है। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आपको पता है कि क्यों इन एनिमल्स के बॉडी के ऊपर एक थिक कोट होता है हेयर्स का। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। जो हेयर्स होते हैं वो बहुत सारी एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो एयर है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का। फर्स्टली हमें ये जानना पड़ेगा कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर मतलब जो अपने में से कुछ चीज़ को कंडक्ट कर दे, पास कर दे। और पुअर कंडक्टर है तो मतलब वो चीज़ जो अपने आप में से किसी चीज़ को पास ना करने दे, तो उस चीज़ का नाम है हीट। मतलब एयर जो है वो अपने आप में से हीट को पास नहीं करने देती। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जिसके बारे में आप डिटेल में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। जो हेयर है वो इन एनिमल्स को वार्म रखते हैं। वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और जो वूल है हमारे पास वो इन हेयरी फाइबर से बनी होती है। देखिए, जब हम वूलन कपड़े पहनते हैं उनके अंदर कुछ स्पेस होती है जिसके कारण एयर ट्रैप हो जाती है। उसी तरह जो भेड़, बकरी वगैरह होते हैं उनमें उनके बालों पर जो हेयर्स होते हैं, वो फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं। और एयर क्या होता है, एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का। जब एयर उसके अंदर ट्रैप हो जाती है तो वो हीट को पास नहीं करने देती, जिसके कारण एनिमल हमेशा वार्मथ महसूस करते हैं। और इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं फाइबर से जो वूल के ऊपर या याक के ऊपर है, इन्हीं से हमारी वूल बनती है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.1। Feel the hairs on your body and arm, those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? Firstly, you have to know what is coarse. Coarse मतलब खुरदरा और soft मतलब मुलायम। आपको
आपकी बॉडी पे मतलब आपकी बाजुओं पे होंगे बाल या आपके सिर पे होंगे बाल, तो आपको देखना है कि इन दोनों बालों में डिफरेंस क्या है, कौन से आपके मतलब खुरदरे हैं और कौन से सॉफ्ट हैं। ये एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेट अस like us, the hairy skin of the sheep has two type of fibers that form its fleece। जो हेयरी स्किन होती है शीप की, उसके भी दो टाइप के फाइबर होते हैं, उसके ऊपर भी दो तरह के फाइबर्स होते हैं जो जिनसे कि उनके हेयर्स बने होते हैं। पहले होते हैं कोर्स ब्रीड हेयर, मतलब वो प्रजाति जिसके हेयर जो होते हैं कोर्स होते हैं, मतलब कि थोड़े खुरदरे होते हैं। एंड दूसरी है हमारे पास द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो कई होते हैं, कईयों के सॉफ्ट होते हैं और फाइन होते हैं हेयर्स, जो कि उनकी स्किन के क्लोज होते हैं। कईयों के बहुत ज़्यादा खुरदरे होते हैं और कईयों के सॉफ्ट होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमें फाइबर, जिससे कि हम वूल बना सकें। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोसेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर्स। कई ब्रीड्स में सिर्फ फाइन अंडर हेयर्स होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर्स। जो इनके पेरेंट्स हैं उनको स्पेशली मतलब चुना जाता है बर्थ देने के लिए शीप्स को, ताकि जो आगे वाली जनरेशन है या उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें भी ये सॉफ्ट अंडर हेयर्स हो। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द पेरेंट्स फॉर obtaining द स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। जो प्रोसेस है जिसके कारण हमने चूज़ किया एक पेरेंट्स को ताकि हम एक स्पेशल कैरेक्टर उनके बच्चों में ला सकें। जैसे कि हमने लिया एक कैरेक्टर सॉफ्ट अंडर हेयर्स, तो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में शीप विद अ थिक ग्रोन ऑफ हेयर, मतलब एक शीप है जिसके बहुत सारे थिक हेयर्स हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट येल्ड वूल। हमें अब उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो वूल येल्ड करते हैं, मतलब जिनके पास जिनसे हमें वूल ऑब्टेन होते हैं। येल्ड माने ऑब्टेन। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में काफ़ी तरह की ब्रीड्स की शीप हमें मिलती हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ अ शीप इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वूल। जो शीप की फ्लीस है वही सिर्फ हमारा एक सोर्स नहीं है वूल का। तो द वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इस शीप वूल। कहा गया कि काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं शीप की जो काफ़ी मतलब हमारी कंट्री में मिलती हैं, और जो फ्लीस है मतलब हेयर्स जो हैं शीप के, वही सिर्फ हमारे पास सोर्स नहीं है वूल का, हमारे पास और भी सोर्सेज हैं। बट कॉमनली हमारे पास जो मार्केट में हमें मिलता है वो हमें वूलन जो मिलती है हमें, वो हमें शीप की मिलती है, शीप के फाइबर की मिलती है या शीप के फ्लीस की मिलती है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो याक है, याक की जो वूल है वो तिब्बत या लद्दाख के एरिया में ज़्यादा कॉमन है। एंड मोहेयर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स। जो मोहेयर है वो हमें एंगोरा गोट से मिलते हैं। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू कश्मीर, जो कि हमें जम्मू कश्मीर के रीजन में ज़्यादातर मिलता है। ये आप देख सकते हैं फिगर 3.3, यहाँ पर हमें एंगोरा गोट का बताया गया किस तरह होती हैं। यहाँ पर आपको 3.2 में याक भी बताया गया। वेयर इज़ 3.2, या ये रहा, ये आपको याक बताया गया। नेक्स्ट, वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। जो वूल है वो गोट के हेयर से भी मिलती है। दैट यू कैन सी हेयर, इट्स अ गोट। द अंडर हेयर्स ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। जो अंडर हेयर होते हैं कश्मीरी गोट के, मतलब स्पेसिफिकली आपको रीजन बताया गया कि कश्मीर के जो गोट्स हैं उनकी जो अंडर हेयर्स होते हैं या अंडर फर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पेशमीना शॉल्स। जो इनके फ़र्स होते हैं इनको वोवन किया जाता है, मतलब बुना जाता है फाइन शॉल्स में, और उनको स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है पेशमीना शॉल्स। द फर और हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज अ वूल। जो फर और हेयर्स होते हैं कैमल के, उनको भी यूज़ किया जाता है वूल बनाने के लिए। लैमा एंड अल्पक्का
फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो एल्डर वूल। अब आपको दो और ब्रीड्स दी गई हैं जो कि साउथ अफ्रीका, स्पेसिफिकली साउथ अमेरिका में मिलती हैं और उनसे भी वूल मिलती है। दैट इज़ ऑन 3.6 एंड 3.7। 3.6 दिस इज़ लेमा एंड दिस इज़ अपल्का। Next is activity 3.2. Collect the pictures of animals whose hair is used as a, ये आपको एक्टिविटी दी है, स्पेसिफिकली आपको होमवर्क के लिए दी गई है कि आपको कलेक्ट करनी है कुछ पिक्चर्स उन एनिमल्स की जिनसे हमें वूल मिलता है और उनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाना है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हो तो आप बना भी सकते हो अपनी बुक से देखकर, और आपको अलग अलग वर्ड्स ढूंढने हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। मतलब जैसे यहाँ पर तो आपको वर्ड्स देंगे शीप, गोट, कैमल, याक, ये सभी इंग्लिश में है। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में अपनी कंट्री की आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या कहते हैं उनको, फॉर योर जर्नल नॉलेज। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.3. प्रोक्योर द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको अपने इंडिया के मैप पे या वर्ल्ड के मैप पे क्या करना, मार्क करनी है वो प्लेसेस जहाँ पर हमें ऐसे एनिमल्स मिले जिनसे हमें वूल मिलती है। तो आप डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं उनके लोकेशन को बताने के लिए जिनसे हमें वूल मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब हम फाइबर से किस तरह वूल बनाते हैं। फाइबर्स मतलब कि उनके जो फ्लीस, उनके जो हेयर्स हैं, उससे हम किस तरह वूल बनाते हैं। देखिए, फॉर ऑब्टेनिंग द वूल शीप आर रेयर्ड। हमें वूल लेने के लिए शीप को हम पालते हैं। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। उनके हेयर्स को काटा जाता है और उनको प्रोसेस किया जाता है वूल में। अब हम इस पूरे प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स, मतलब पालना और पोषण करना शीप्स का पहला ये प्रोसेस है। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी द शीप हर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। अगर आप मतलब नॉर्थ इंडिया की स्पेसिफिकली बताया गया कि नॉर्थ इंडिया की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं काफ़ी सारे जो शीप्स को चराने वाले होते हैं वो आपको दिखेंगे जो कि कितनी सारी अपनी झुंड लेके जा रहे होते हैं अपनी शीप्स का, तो ग्रेजिंग के लिए। एक्चुअली यहाँ पर बताया गया आगे, शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर द ग्रास एंड लीव्स। जो शीप है वो स्पेसिफिकली हर्बीवोरस मतलब जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं स्पेसिफिकली, और ये ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ग्रास और लीव्स को खाना। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग द शीप, रेयर्स ऑल्सो फेड देम ऑन द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, जो सिर्फ उनको जो उनके फार्मर्स वगैरह या शीपहर्ड्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ उनको ग्रेज नहीं करते बल्कि कई बार उनको मिक्सचर खिलाते हैं पल्सेस का, कॉर्न्स का, ज्वार का। और ऑयल केक वो मटेरियल होता है जो कि जब हम ऑयल निकाल लेते हैं, समझ लीजिए हमने सरसों का ऑयल निकाल लिया, मस्टर्ड सीड्स का निकाल लिया, जो हमारे पास बाकी बचा वो भी उनको खिलाते हैं ताकि उनको मिनरल्स मिल सकें। In winter, the sheep are kept indoor and fed on leaves, grain and dry folders. Winters में क्या किया जाता है, शीप्स को अंदर ही रखा जाता है और उनको लीव्स खिलाए जाते हैं, ग्रेन्स खिलाए जाते हैं और ड्राई फोल्डर्स वगैरह खिलाए जाते हैं। शीप्स आर रेयर इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। हमारी कंट्री में काफ़ी सारे पार्ट्स में इनको पाला जाता है शीप्स को वूल लेने के लिए। जो टेबल 3.1 है, गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। जो हमें टेबल 3.1 दिया गया है, यहाँ पर बहुत सारे ब्रीड्स का नेम दिया गया, उनकी क्वालिटी का नेम दिया गया, उनकी वूल की, और जिस स्टेट में पाए जाते हैं उसके बारे में पूरा बताया गया। Certain breeds of the sheep have thick coat of hair on their body which yields the good quality wool in large quantity। देखिए, गौर फरमाने वाली बात है कि कई ऐसी ब्रीड्स होती हैं शीप की जिनके थिक हेयर्स होते हैं। बहुत अच्छी बात है, थिक हेयर्स होते हैं तो उससे हमें ज़्यादा वूल मिलेगी, ज़्यादा फाइबर मिलेगा। जो येल्ड करते हैं, अब उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और उनकी लार्ज क्वांटिटी में मिलता है। अब उनके बाल थिक हैं तो उससे हमें क्वांटिटी तो ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी, पर उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। एज मैंशनड अर्लियर,
These sheeps are selectively breed with one parent being a sheep of good breed. अब जो पहले वो बताया गया कि इन शीप्स को सिलेक्टिवली ब्रीड किया जाता है, मतलब चुने चुने पेरेंट्स लिए जाते हैं ताकि वो आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स में वो कैरेक्टर ला सकें, ताकि हमें अच्छी ब्रीड का मिल सके शीप। तो इसी तरह कर कर मतलब सिलेक्ट कर 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 कि जिनके थिक हेयर्स हों या फिर मदर के थिक हेयर्स हों और फादर के सॉफ्ट हेयर्स हों, इस तरह कर कर उनको ब्रीड किया जाता है ताकि अच्छी हमें ब्रीड मिले। Once the reared sheep have developed a thick grown of hair is shaved off from the forgetting wool. एक बार अगर शीप को पाला जाता है तो फिर जब उनके बाल थिक हो जाते हैं तो उनको शेव किया जाता है ताकि हम उससे वूल ले सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब हम प्रोसेसिंग सीखेंगे कि किस तरह उनको प्रोसेस किया जाता है फाइबर्स को ताकि वो वूल बन सके। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is finished product for a long process which involves the following steps. जो हम अपनी स्वेटर्स के लिए वूल लेते हैं या अपने शॉल्स के लिए जो वूल लेते हैं या जो शॉल्स खरीदते हैं वो एक फिनिश प्रोडक्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वूल है वो हमें ऐसे पेड़ों में मिल जाती है। मतलब जो वूल हम ख़रीदते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए या शॉल्स बनाने के लिए वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट होता है या फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है जिससे हम अपने स्वेटर्स बनाते हैं। तो उनके स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट इज स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन layer of skin is removed from its body. This process is called as shearing. जो फ्लीस होता है मतलब हेयर, फ्लीस का मतलब हेयर है, ये आप याद रख लीजिए। जो हेयर है शीप के उनकी कुछ थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ उनको रिमूव किया जाता है और इस प्रोसेस को हम शेयरिंग बोलते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड विद बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर्स। जो मशीन्स हम बार्बर्स के द्वारा यूज़ की जाती है शेव ऑफ करने के लिए हेयर्स को, जो यूजली हमारे जब हेयर कट करते हैं तो जो बार्बर्स यूज़ करते हैं मशीन्स का, वैसी मशीन्स का यूज़ किया जाता है ताकि हम गोट वगैरह या शीप वगैरह के हेयर्स को शेव ऑफ कर सकें। यूजली द हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जो हेयर्स हैं उनको रिमूव करते हैं हम हॉट वेदर में। दिस enables the sheep to survive without their protective coat of hair. ये हमें पॉसिबल करता है कि शीप सर्वाइव कर सके बिना उस प्रोटेक्टिव कोट के। दी हेयर प्रोवाइड द वूलन फाइबर। जो हेयर्स हैं उनसे हमें वूलन फाइबर मिलता है। अब इससे क्या है कि हम अगर उनके सर्दियों के सीज़न में काटेंगे तो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, पर हम अगर गर्मियों के सीज़न में उनके हेयर्स काटते हैं तो अगर वो थिक कोट ना भी पहने तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। द हेयर प्रोवाइड, जो हेयर्स हैं उनके वो प्रोवाइड करते हैं हमें वूलन फाइबर्स। मतलब हेयर्स जो शीप या कोट वगैरह के हैं इनसे हमें वूलन फाइबर मिलता है। द वूलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन द वूलन यार्न। उसके बाद वूलन फाइबर को प्रोसेस किया जाता है। मतलब हमने जब काट लिया उनकी हेयर्स को, हेयर कट कर दिया उनका, तो वूलन फाइबर्स को प्रोसेस किया जाता है ताकि उनसे वूलन यार्न बन सके, मतलब वूलन के धागे बन सकें। द शेयरिंग डजंट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डजंट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं होता शीप के लिए जब उनके हम बाल काटते हैं। जिस तरह हम अपना हेयर कट करते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, या हमारे फादर अपनी दाढ़ी को शेव करते हैं तब उनको दर्द नहीं होता, वैसा ही उनको भी दर्द नहीं होता। सो बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है। डू यू नो वाई? क्या आपको पता है क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड। क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर है ना स्किन की वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रोज अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और जिस तरह हमारे हेयर्स उग जाते हैं फिर से शीप के उग जाते हैं उसी तरह। फिर उसके बाद यहाँ पर एक टेबल बताया गया जिसमें कि ब्रीड के नेम बताया गया, उनकी क्वालिटी बताई गई है वूल की, और स्टेट बताया गया कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो पहले बताई गई है ब्रीड जैसे लोही, गुड क्वालिटी वूल, और ये मिलता है हमें राजस्थान और पंजाब में। फिर इसी तरह बहुत सारे बताए गए हैं, ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सेकेंड स्टेप, द शेयर्ड स्किन विद द हेयर इज़ थॉरली washed in tanks to remove the grease, dust and dirt. उसके बाद
जो हमने काट लिए हैं हेयर को स्किन के साथ, जो हमने बताया था कि थिन मतलब बहुत पतली हम लेयर उनके साथ में स्किन की भी लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाली स्किन की लेयर डेड होती है, इस कारण पेन तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो अब उनकी काटी गई स्किन है, काटे गए बाल हैं या शेयर स्किन है या बाल हैं, उनको वॉश किया जाता है टैंक्स में, ताकि उनमें से ग्रीस, डस्ट और डर्ट को निकाला जा सके। दिस इज़ कॉल्ड एज स्कोरिंग, और इसको हम स्कोरिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। मतलब उस मशीन्स वगैरह में डाल के या टब वगैरह में डाल के टैंक में डालकर उन्हें साफ़ करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोरिंग। नाउ डे स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन्स। आजकल जो स्कोरिंग है वो मशीन्स के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इज स्टेप थर्ड। आफ्टर स्कोरिंग द sorting is done. The hair skin is sent to factories where the hair of a different texture are separated or sorted. स्कोरिंग मतलब धोने वगैरह के बाद sorted के मतलब कि अलग अलग टेक्सचर्स को अलग अलग किया जाता है। जो अलग अलग टेक्सचर के वूल होती होंगी उनको अलग अलग सॉर्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। एंड स्टेप 4 इज़ द स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर कॉल्ड बुर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। उसके बाद जो बुर उसके ऊपर आ गई होती है, फाइबर के ऊपर जो स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर होते हैं उनके ऊपर आ गए होते हैं, उनको हम निकाल लेते हैं। दीज आर द सेम बुर्स विच समटाइम अपेयर ऑन योर स्वेटर्स। ये सेम वैसे ही बुर होते हैं जैसे होते हैं जिस तरह हमारी स्वेटर्स के ऊपर आ जाते हैं। द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। उसके बाद फिर से फाइबर को धोया जाता है और फिर से ड्राई किया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन फ्रॉम द फाइबर। अब रेडी है हमारे पास वूल, बिल्कुल रेडी है कि उनमें से फ़ाइबर बनाया जा सके, मतलब उसको फाइबर में बनाया जा सके, ड्रॉन किया जा सके। नेक्स्ट इज स्टेप 5। द फाइबर्स कैन बी ड्राइड इन वेरियस कलर्स। उसके बाद उनको डाई किया जाता है। जो फाइबर्स हैं उनको डाई किया जाता है वेरियस कलर्स में। एज ए नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप कोट इज़ ब्लैक। जैसे कि हमें पता है कि जो नेचुरल फ्लीस मतलब नेचुरल जो हेयर्स होते हैं शीप के या गोट के या किसी भी याक वगैरह के, वो ब्लैक, ब्राउन या वाइट होते हैं। उसके बाद स्टेप 6 में बताया गया है द फाइबर आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न्स। उसके बाद फाइबर को स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और रोल किया जाता है यार्न्स में। द लॉन्ग फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। जो लॉन्ग फाइबर्स हमारे पास बन के तैयार हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं जो लॉन्ग फाइबर्स हमारे पास तैयार हो जाते हैं ताकि उनसे हम स्वेटर बनाते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनको हम मतलब बुनकर हम वूलन के क्लॉथ्स बना लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस बताए गए हैं फिगर्स में, जैसे शेयरिंग ऑफ शीप बताया गया, मतलब कि बाल काटने। फिर उसके बाद स्कोरिंग टैंक्स, मतलब उनको धोना टैंक्स में। देन स्कोरिंग बाय मशीन्स, मतलब कि मशीन्स के द्वारा उसको साफ़ किया जाना। और फिर बाद में रोलिंग इनटू यार्न्स, और उसके बाद उसको रोल कर देना यार्न में। अब यहाँ पर अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है डाटा को। तो देखिए, द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू द वूलन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम। द शेयरिंग्स, पहले हम शेयरिंग करते हैं मतलब काटते हैं, स्कोरिंग करते हैं मतलब उसको धोते हैं, फिर सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग मतलब उनके अलग अलग टेक्सचर्स को अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद उनको क्लीन करते हैं उनके बुर्स को, और देन हम उसको डाई करते हैं और देन उसको रोल कर लेते हैं यार्न में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी कंट्रीज़ इन आर मैनी पीपल इन आर कंट्री। जो वूल इंडस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब कमाने का बहुत अच्छा स्रोत है या इम्पोर्टेंट स्रोत है हमारी कंट्री में बहुत सारे पीपल्स के लिए। बट सोर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम दे आर इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रैक्स। पर जो सोर्टर्स मतलब जो अलग करते हैं, अलग अलग टेक्सचर्स की जो वूल होती है उनको अलग अलग जो करते हैं, उनको कई बार उनके पास ये रिस्की जॉब है एक्चुअली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्फेक्ट हो जाते हैं जो लोग उनको सॉर्ट कर रहे होते हैं, जो बैक्टीरिया है एंथ्रैक्स उसके द्वारा, विच कॉज अ फैटल ब्लड डिसीज़ कॉल्ड सोर्टर्स डिसीज़, जिसके कारण एक फैटल ब्लड डिसीज़ हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सोर्टर्स डिसीज़। सच रिस्क
faced by the workers in any industry are called occupational hazard. जो ऐसे रिस्क जो फेस की जाते हैं वर्कर्स के द्वारा किसी भी इंडस्ट्री में, उसको हम बोलते हैं occupational hazards. उसके बाद क्वेश्चन दिए गया नीचे, Bujo is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut. First is given, यहाँ पे बताया गया कि क्यों मतलब बूझो सोच रहा है कि क्यों हर्ट होता है जब हम वाइट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर, मतलब क्यों हर्ट होता है जब उसके हेयर्स को कोई खींचता है और तब नहीं होता जब उसका हेयर कट करते हैं. एक्चुअली हमारी स्किन जो हम बाल खींचते हैं दैट आर कनेक्टेड टू आवर स्किन, तो उससे ब्लड नर्व्स कनेक्टेड होती हैं जिसके कारण पेन होती है. बट व्हेन वी आर गॉन फॉर अ हेयर कट तो हमारे हेयर्स यूजुअली प्रोटीन और कैरेटिन से बने होते हैं और उनके अंदर कोई नर्व्स सेंसेस नहीं होती जिसके कारण हमें पेन नहीं होती. नेक्स्ट इज बूजो इज़ वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कांट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वूलन स्वेटर डज. बूजो सोच रहा है कि क्यों हमें एक कॉटन का जो गारमेंट है या कॉटन के जो कपड़े हैं वो हमें वार्म नहीं रख सकते विंटर में जितने हमें एक वूलन के क्लॉथ्स या स्वेटर्स रख सकते हैं. एक्चुअली जो कॉटन के गारमेंट्स होते हैं वो पतले होते हैं और जो हमारे पास वूलन के गारमेंट्स होते हैं वो मोटे होते हैं. एंड जैसे हमने पढ़ा कि वूलन के गारमेंट्स के अंदर स्पेस होती है जिसके कारण एयर उसके अंदर ट्रैप हो जाती है और एयर एक पुअर कंडक्टर है हीट का जिसके कारण वार्मथ रहती है. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.4, डिबेट अमंग्स योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन टू rear sheep and then chop off their hair for getting wool. That is a activity for a debate with your classmates. Next is silk. Silk fiber are also the animal's fiber. Silkworm spins the silk fiber. जो सिल्क फाइबर है, अब फर्स्ट टाइप का हमने पढ़ लिया है वूल, और सेकंड है जो सेकंड हमारे पास एनिमल फाइबर है वो सिल्क. सिल्क भी एक एनिमल फाइबर है. जो सिल्क वॉर्म है वो स्पिन करता है सिल्क फाइबर को, मतलब एक्चुअली सिल्क के वॉर्म्स होते हैं जो कि सिल्क फाइबर को बनाते हैं. द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर. जो सिल्क वॉर्म के द्वारा अब सिल्क वॉर्म्स को पालना और फिर उनसे सिल्क लेना, इस प्रोसेस को हम सेरिकल्चर बोलते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव. लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क. अब आपको ये पता करना है अपनी मदर आंट या ग्रैंड मदर से कि किस तरह, मतलब कि क्या क्या टाइप्स होती हैं सिल्क साड़ीज़ की जो उनके पास हैं, और उनके आप लिस्ट रख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. हम सिल्क किस तरह मिलती है, जो प्रोसेस जिससे हमें सिल्क मिलती है उसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे. आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इसको पढ़ना कि जो सिल्क मोथ, जो सिल्क का कीड़ा है उसकी लाइफ स्पैन किस तरह होती है, उसकी लाइफ हिस्ट्री किस तरह होती है. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. द फीमेल सिल्क मोथ लेज द एग्स फ्रॉम विच हैच लावा विच आर कोल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. जो फीमेल सिल्क होती है वो एग्स को ले करती है जिनमें से लार्वा हैच होता है जिनको हम बोलते हैं कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. जो लार्वा हैच होता है वो ग्रो करके कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बनता है, या यूजुअली लार्वा को भी सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर कहा जा सकता है. दे ग्रो इन साइज व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज. जब वो ग्रो हो जाते हैं, मतलब कुछ बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद कैटरपिलर रेडी होता है कि वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर सके, जो उनकी लाइफ स्पेन की सेकेंड स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्यूपा. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. वो सबसे पहले जो सिल्क वॉर्म है या जो कैटरपिलर है वो सबसे पहले क्या करता है, एक वीव करता है नेट को अपने आप को होल्ड करने के लिए. देन इट स्विंग्स हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8. उसके बाद वो अपने हेड को स्विंग करता है, मतलब हिलाता है एज इन अ फॉर्म ऑफ 8, ताकि वो ऐसी शेप बनाता है. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रीट्स द फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन ऑन द एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. इस मूवमेंट के दौरान जब वो मूवमेंट करता है अपनी हेड की, तो कैटरपिलर अपने सिर में से एक फ़ाइबर सिक्रीट करता है जो कि बना होता है प्रोटीन से. जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है और बन जाता है एक सिल्क फाइबर.
Soon the caterpillar completely cover itself by a silk fiber and turns into pupa. जब वो अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लेता है, कैटरपिलर जब अपने आप को कम्प्लीटली उससे कवर कर लेता है तो वो एक प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. और जो कवरिंग, जो सिल्क फॉर्म की कवरिंग उसने बनाई थी अपने आप को स्विंग कर 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 एड के फॉर्म में, और वो जो पूरी कवरिंग जब कवर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ककून. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू द मोथ कंटिन्यू इनसाइड द ककून. जो बाकी जो डेवलपमेंट होती है प्यूपा की मोथ में, मतलब उस कीड़े में, सिल्क मोथ में, उसको वो सारी जो डेवलपमेंट है वो सारी ककून के अंदर होती है. द सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ. जो सिल्क का फाइबर है, मतलब जो ककून है, ककून में से सिल्क का फाइबर निकलता है और उस सिल्क फाइबर को हम यूज़ करते हैं अपने सिल्क के क्लोथ्स बनाने के लिए. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल द थ्रेड ऑफ स्टील. क्या आप सोच सकते हैं कि जो हमारी सॉफ्ट सिल्क यार्न है वो इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग होती है कि उनको कंपेरेबल होती है वो स्टील के थ्रेड से. द सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मोथ. जो सिल्क की यार्न है, मतलब जो सिल्क का थ्रेड है, वो जो हमें ककून से मिलता है, जो ककून जो उसने एट की फॉर्म में अपने स्विंग कर करके अपने आप को पूरा कवर कर लिया होता है, उससे हमें मिलता है. देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच look very different from one another and the silk yarn the yield is different in texture. यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी के सिल्क मोथ्स, मतलब सिल्क के बहुत जो सिल्क बनाते हैं उनके मोथ मतलब कीड़े, उस तरह के कीड़े काफ़ी सारी वैरायटी के होते हैं जो कि डिफरेंट दिखते हैं एक दूसरे से, और जिस कारण जो सिल्क की यार्न होती है जो हमें मिलती है वो भी डिफरेंट टेक्सचर्स में मिलती है. मतलब अलग अलग टाइप के जो मोथ्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की सिल्क बनाते हैं. सो उनकी टेक्सचर कई बार कोर्स, कई बार स्मूथ और कई बार शाइनी होते हैं. दस दी तसार्क सिल्क, मोगा सिल्क एंड कोसा सिल्क एक्सेट्रा. मतलब इसी तरह, मतलब वो सॉफ्ट हैं, कोर्स हैं, या स्मूथ हैं, या शाइनी हैं, इसके बेसिस पे उनको अलग अलग टाइप दिया गया, जैसे कि तसार, मोगा और कोसा सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द ककून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स. इनको ऑब्टेन किया जाता है, मतलब अब डिफरेंट टाइप के हमें ककून मिल रही है तो उनको ऑब्टेन किया जाता है ककून से, जो कि बाद में बनाई जाती है. मतलब ककून स्पन, मतलब कि जो डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास सिल्क आई है वो हमें डिफरेंट टाइप के मोथ से मिलती है. स्पेसिफिकली इसका यही मतलब है. अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ये कहना चाहता है कि अब हमारे पास कीड़े अलग अलग हैं तो वो अलग अलग टाइप के बनाएंगे अपने पास सिल्क, तो यही बताया गया, उसके बेसिस पे उसकी टाइप्स हो जाती हैं. दैट्स ऑल. मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ. जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिल्क मोथ है ना वो हमारे पास मलबेरी सिल्क मोथ है. मतलब मलबेरी एक्चुअली एक ट्री है या फ्रूट का ट्री समझ लो, उसके लीव्स के ऊपर वो ककून बैठा होता है और उनके लीव्स को खाता है, और उसको हम बोलते हैं मलबेरी सिल्क मोथ. और ये कॉमन है सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिल्क मोथ है ना वो यही है, मलबेरी सिल्क मोथ. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट. जो हमें सिल्क मिलती है इस द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मोथ, मतलब जो हमें इस ककून से, मतलब मलबेरी सिल्क मोथ के ककून से जो हमें फ़ाइबर मिलती है वो सॉफ्ट होती है, मतलब मुलायम होती है, लस्ट्रस मतलब चमकीली होती है, और इलास्टिक मतलब इलास्टिक वाली होती है. और यही उस क्वेश्चन का भी आंसर है जो आपको बताया गया था कि वो कंपेरेबल है स्टील के साथ. तो इस कारण है क्योंकि एक तो पहली बात ये लस्ट्रस होती है, लस्ट्रस, और हमारे पास स्टील जो थ्रेड होता है वो भी लस्ट्रस होता है, और स्ट्रॉन्ग इस कारण क्योंकि इलास्टिक होती है, तो इस कारण इसकी जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गनेस है वो ज़्यादा हो जाती है इलास्टिकनेस के कारण. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून इज एंड कैन बी डाइड इन एंड ब्यूटीफुल कलर्स. और उनको बाद में डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में. द सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ द सिल्क वॉर्म्स इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. जो सेरीकल्चर है मतलब सिल्क के कीड़ों को पालना और फिर उनमें से निकालना फाइबर को, ये बहुत पुराना एक ऑक्यूपेशन है, मतलब काम है इंडिया में किया जा रहा. इंडिया प्रोड्यूसेस द प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी सारे अमाउंट में कमर्शियल स्केल में सिल्क की प्रोडक्शन करता है. कमर्शियल मतलब बेचने के पर्पज़ के लिए. सो इतनी सारी प्रोडक्शन होती है यहाँ पर
इंडिया में। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और अ टीचर एंड आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क, तसार सिल्क, ईरी सिल्क, मोगा सिल्क एक्सेट्रा। आप अपनी मदर या आंट या टीचर किसी की भी हेल्प से ये आइडेंटिफाई करने में कर सकते हैं कि कौन सी सिल्क मलबेरी सिल्क है या तसार सिल्क है या एरी सिल्क है या मोगा सिल्क है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से बता सकेंगे टच कर कर। आप भी इसके बारे में नॉलेज ले सकेंगे कि कौन सी सिल्क किस तरह की होती है और इनकी टाइप्स में ये होता है, उनको टच करके ऐसा लगता है। तो यू कैन ट्राई इट एट होम। कंपेयर दी टेक्सचर ऑफ देयर सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीस। आप इनके टेक्सचर्स को, मतलब ये जितनी भी टाइप्स के आप सिल्क्स देखेंगे नेचुरल वाली, इनको आप कंपेयर कीजिए आर्टिफिशियल सिल्क से। जो आर्टिफिशियल, आजकल तो आर्टिफिशियल मतलब केमिकल से सिंथेसाइज करके बनाया जाता है, तो आप उससे कंपेयर करके देख सकते हैं। एंड ट्राई एंड कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मूड्स हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। आप ट्राई कीजिए और कलेक्ट कीजिए उन मूड्स, मतलब उन कीड़ों की फ़ोटोज़ लीजिए या उनको कैटरपिलर्स की लीजिए जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिल्क बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 3.6। टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड, बर्न दिस थ्रेड केयरफुली। आप एक आर्टिफिशियल लीजिए थ्रेड और एक सिल्क का प्योर थ्रेड लीजिए, उनको बर्न कीजिए और आप नोटिस कीजिए कि उनकी स्मेल में डिफरेंस क्या है। आप बर्न कीजिए अब एक वूलन फाइबर को केयरफुली और आप ये देखिए कि उसमें क्या डिफरेंस है उन दोनों चीज़ों से, आर्टिफिशियल और प्योर सिल्क का जो धागा आपने जलाया उनमें क्या, मतलब किससे वो मैच कर रहा है। तो ये आप घर पे बैठ के कीजिए इसको आराम से। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 3.7। photocopy the figure 3.9, cut out the pictures of the stage of the life history of the silk moth and paste them on the pieces of the cardboard or a chart paper, jumble them and now try and arrange the stages in a correct sequence in a cyclic form. Does it fa- does it faster win? आप क्या कीजिए, आप डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं हमारे पास ककून की या फिर हमारे पास ककून की, सिल्क वॉर्म की या सिल्क मोथ की, आप उसकी डिफरेंट स्टेजेस को पढ़िए और उनकी पिक्चर्स लीजिए, उनको कार्डबोर्ड पे चिपकाइए और उनको जंबल कीजिए, मतलब इधर उधर रख दीजिए और फिर बाद में ट्राई कीजिए कि उसको आप सीक्वेंस में लगा सकें। और देखिए कौन पहले करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। उसके बाद बताया गया है ब्लू बॉक्स में, इन इंडिया द वुमेन्स आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। जो इंडिया है उसमें ज़्यादातर जो वुमेन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्रीज़ में, मतलब जो सिल्क की जो प्रोडक्शन के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सिल्क रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व हैं। These are rearing of silkworms, reeling of silk from the cocoon, and processing of the raw silk into the fibers. By their enterprise, they contribute to the nation's economy. China leads the world in the silk production, and India also ranks among the leading silk producing country. अब जो रेयरिंग वगैरह होती है सिल्क वॉर्म्स की, या जो रीलिंग होती है, मतलब उनको निकालना खून में से सिल्क को या प्रोसेस करना, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर बताया गया कि यहाँ पे वुमेन्स में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है इस इंडस्ट्री में, और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करती है। ऑब्वियसली अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो कंट्रीब्यूशन तो होगा, एंड यहाँ पे सिग्निफिकेंटली वुमेन्स का रोल बताया गया कि इस तरह वुमेन्स भी अपना रोल प्ले कर सकती हैं, कंट्रीब्यूट कर सकती हैं नेशंस की इकोनॉमी में। और जो चाइना है उसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है पूरे वर्ल्ड में, एंड इंडिया की भी इसमें अच्छी खासी रैंक है सिल्क प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छी रैंक है इंडिया की भी। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम ककून टू सिल्क। फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देयर ककून आर कलेक्टेड टू गेट द सिल्क थ्रेड। अब हमें सिल्क लेने के लिए मोथ्स को हम क्या करते हैं, पालते हैं और उनके ककून को हम कलेक्ट करते हैं ताकि हम थ्रेड बना सकें, सिल्क थ्रेड बना सकें। तो अब हम ककून से, ककून मतलब जो उसने स्विंग कर कर गोला बना लिया था, ये देखिए आप आराम से, ये ककून है। अब ककून से हमें सिल्क बनाना है, इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं रेयरिंग द सिल्क फॉर्म्स, मतलब पालना सिल्क फॉर्म्स को। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 of eggs at a time. The eggs are stored carefully on the strip of the cloth or a paper and sold to the silk worm farmers.
जो सिल्क मॉथ्स हैं वो जो फीमेल सिल्क मॉथ है, मतलब जो कीड़े हैं, वो बहुत सारे एग्स को एक साथ जन्म दे मतलब ले करती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली, मतलब उनको स्टोर किया जाता है। एक्चुअली उनको स्ट्रिप्स होती हैं कॉटन की, क्लॉथ की या फिर किसी पेपर की, उसमें स्टोर किया जाता है केयरफुली। और बाद में जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स होते हैं, मतलब जो फार्मर्स सिल्क वॉर्म को पालते हैं, रेयर करते हैं, उनको बेच दिया जाता है। द फार्मर्स keep the legs under the hygienic condition and under the suitable condition of a temperature and humidity. Farmers उन एग्स को एक स्वच्छ मतलब हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं और एक सुटेबल कंडीशन देते हैं, मतलब जिससे सुटेबल उनको टेम्परेचर देते हैं, और ह्यूमिडिटी मतलब एज यू नो ह्यूमिड, वैसी ह्यूमिडिटी देते हैं उनको, तो ताकि वो अच्छे से ग्रो सके। दी एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर अ लावा टू हैच फ्रॉम एग्स। जो एग्स को एक मतलब अच्छे से वार्म किया जाता है, एक सुटेबल टेम्परेचर दिया जाता है ताकि वो हैच हो सके लावा में, मतलब हैच होकर लावा बन सके। दिस इज़ डन व्हेन द मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये जो प्रोसेस है, जो उनको अच्छी कंडीशन देना ताकि वो हैच हो सके, ये ज़्यादातर उस कंडीशन में किया जाता है जब ऐसा एटमोसफियर या इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन हो या सीज़न हो जब जो मलबेरी के लीव्स हैं वो उगें, मतलब स्पेसिफिकली इन स्प्रिंग सीज़न, जब मलबेरी ट्री के ऊपर फ्रेश क्रॉप हो, मतलब फ्रेश लीव्स हो। द लावा ईट कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लार्वा, कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। सो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि लार्वा क्या है, कैटरपिलर क्या है, सिल्क वॉर्म क्या, तीनों एक ही चीज़ें, कीड़े को बोला गया। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज़। वो दिन रात खाते रहते हैं उन लीव्स को, तभी बोला गया कि उन लीव्स का जब सीज़न हो तभी उनको हैच किया जाता है, मतलब उनको ऐसा टेम्परेचर दिया जाता है, और फिर वो दिन रात उसको खाकर अपना साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। The larvae are kept in a clean bamboo tray along with the freshly chopped mulberry leaves. उनको एक clean bamboo tray में रखा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि बैम्बू जो होता है वो अंदर से खोखला होता है, तो उसके अंदर रखा जाता है और उसकी ट्रेज बनाकर, एक्चुअली बैम्बू की ट्रे बना के रखा जाता है और उसके अंदर कुछ फ्रेश कटे हुए मलबेरी लीव्स को रखा जाता है। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन ट्रे टू स्पिन ककून। 25 से 30 डेज़ के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद वो अपने चैम्बर में चले जाते हैं, जो बैम्बू का चैम्बर होता है, और उसके बाद अपनी ककून बनाना तैयार कर देते हैं। वैसे ही जो आपको बताया गया कि अपने हेड को स्विंग करते हैं और फिर सिक्रीट करते हैं कुछ प्रोटीन, जो एयर के एक्सपोजर में आते ही वो फाइबर बन जाता है, तो वो ककून मतलब वो जो पूरा टेक्सचर गोले टाइप बन जाता है ना, जो आपको पहले बताया मैंने, ये इस तरह ये जो बनाते हैं, हाँ इस तरह बना लेते हैं वो, मतलब बनाना शुरू कर देते हैं। द स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स मे बी प्रोवाइडेड इन अ ट्रे टू विच द ककून गेट अटैच्ड। अब ट्विंग्स का रैक्स का मतलब होता है जो पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं ना, उनको बोलते हैं ट्विंग्स। तो उनको भी रखा जाता है ट्रे के अंदर ताकि जो ककून है वो उसके साथ अटैच हो जाए, ताकि ईजी हो बाद में उसको लेना। द कैटरपिलर और सिल्क फॉर्म स्पिन द ककून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। द कैटरपिलर जो सिल्क मॉथ होते हैं वो ककून को स्पिन करना शुरू कर देते हैं उसके अंदर, बैम्बू के अंदर, जो कि बाद में ककून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ, उसके बाद वो डेवलप हो जाते हैं एक सिल्क मॉथ के मतलब सिल्क मॉथ में, मतलब सिल्क के कीड़े में। तो वो पहले क्या करते हैं, आपको बता दिया, अब सारा प्रोसेस तो अब तक याद हो जाएगा कि अब वो स्पिन करेंगे और बाद में डेवलप हो जाएंगे। अब हमने सेकंड स्टेप पढ़ना है, दैट इज़ प्रोसेसिंग सिल्क। अब उन्होंने समझ लीजिए ककून बना लिया, अब ककून उनके पास तैयार हो गया, उन्होंने खा पी लिया 25-30 दिन, उसके बाद ककून बनाना स्टार्ट कर दिया उस बैम्बू ट्रे के अंदर। अब ककून भी तैयार है, अब उसको प्रोसेस करना, उसमें से प्रोसेस मतलब सिल्क निकालनी है अब उसमें से। अब बताया गया स्टेप प्रोसेसिंग सिल्क। A pile of
cocoon is used for obtaining the silk fiber. अब कितनी सारी मतलब cocoons को लिया जाता है ताकि उसमें से silk fiber को obtain किया जाए. The cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to the stream. उनको sun के अंदर रखा जाता है या बॉयल किया जाता है या स्टीम के एक्सपोजर में रखा जाता है ताकि जो सिल्क फाइबर है उसको सेपरेट किया जा सके. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड फ्रॉम द ककून फॉर यूज़ एज सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग दी सिल्क. जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम थ्रेड को निकालते हैं ककून में से ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, उस थ्रेड को यूज़ कर सकें सिल्क के लिए, सिल्क को बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क. मतलब उस ककून में से उस धागे को निकालना. एक्चुअली वो उन्होंने इस तरह स्विंग किया होता है ना कि जब हम निकालते हैं ना तो पतले पतले धागे की फॉर्म में निकल आता है. तो उस प्रोसेस को उस धागे को निकालना है ककून में से, उसको हम बोलते हैं रीलिंग दी सिल्क. द रीलिंग इज़ डन इन अ स्पेशल मशीन. रीलिंग को स्पेशल मशीन में किया जाता है विच अनविंड्स द थ्रेड और फाइबर ऑफ अ सिल्क फ्रॉम द ककून, जो कि थ्रेड को खोल देता है या फाइबर को खोल देता है ककून में से. द सिल्क फाइबर आर देन स्पन इन टू द सिल्क थ्रेड. उसके बाद उसको बुन दिया जाता है, बना दिया जाता है उस सिल्क फाइबर का सिल्क थ्रेड, और जो कि बाद में हम इस्तेमाल करते हैं बुनने के लिए सिल्क के क्लॉथ्स. हम नहीं, एक्चुअली वीवर्स जो वीव करते हैं वो बाद में उस चीज़ को यूज़ करते हैं, उस थ्रेड को, सिल्क के थ्रेड को यूज़ करते हैं ताकि वो वीव कर सकें, मतलब एक साड़ीज़ वगैरह बना सकें. So that's all about this chapter. Hope you liked the video and hope you learned many more things about the animal fiber. And thank you so much.